समकालीन दक्षिण एशिया परिचय। आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़ा फलक पर हुए बदलाव से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़े। 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजर में महत्वपूर्ण हो उठा। स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्ष पर गया। इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद कायम है। इसके अतिरिक्त विद्रोह, जाति संघर्ष और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। इन वजह से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है और अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज खतरे की आशंका वाला क्षेत्र है। साथ ही एक बात और है, इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य की निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्षों की प्रकृति और इन देशों की आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति से इन झगड़ों या सहयोगों का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल में है। इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा और कुछ देशों की घरेलू राजनीति की चर्चा की जाएगी। ये चित्र में दिखा रखा है, ये चित्र काफी लंबा चौड़ा झंडा फहराए हुए चांद इंडिया का भी झंडा है और एक श्रीलंका का भी ये नीचे एक और झंडा है। ये गेनी डेलाक्रे ने 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया था। यहाँ दिया गया चित्र इस पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण है। हिमालय साउथ एशियन, जनवरी 2007। द साउथ एशियन ट्रस्ट, नेपाल से सभार है। खुद करें कुछ के दक्षिण एशिया के देशों की एक कुछ ऐसी विशेषताओं की पहचान करें जो इस क्षेत्र के देशों में तो समान रूप से लागू होती है परंतु पश्चिमी एशिया अथवा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर लागू नहीं होती है। क्या है दक्षिण एशिया? भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कितना तनावपूर्ण होता है यह हम बखूबी जानते हैं। हमने यह भी देखा है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए पाकिस्तानी अथवा भारतीय फैंस जब एक दूसरे के देशों में पहुंचते हैं तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता है, गर्मजोशी से मेजबानी की जाती है। यही हाल दक्षिण एशियाई मामलों का भी है। यह एक ऐसा क्षेत्र जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। शुरुआत हम तो एक बुनियादी सवाल से कर कि दक्षिण एशिया क्या है। अमूमन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी से यह इलाका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र की चर्चा में जब तब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल उपर्युक्त 7 देशों के लिए करेंगे। इस तरह परिभाषित दक्षिण एशिया हर अर्थ में विविधताओं से भरा पूरा इलाका है। फिर भी भू राजनीति धरातल पर यह एक क्षेत्र है। ये चित्र में क्या इन देशों की कोई सुनिश्चित परिभाषा है? यह परिभाषा बनाता कौन है? दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद
भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। भारत में लोकतंत्र के विकास के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। इस किताब में आजादी के बाद के दिनों की भारतीय राजनीति की चर्चा की गई है। भारत के लोकतंत्र की बहुत सारी सीमाओं की तरफ इंगित किया जा सकता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। यही बात श्रीलंका पर लागू होती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। शीत युद्ध के बाद के सालों में बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार दो लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली बार बेनजीर भुट्टो और दूसरी बार नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई, लेकिन इसके बाद 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट हुआ। 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था और इस बात का खतरा बराबर बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियां लेगा। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक कृत एक स्वीकृत मूल बना चला है। दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों में भी ही बदलाव की बयार बह रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। दूसरा द्वीपीय द्वीपीय देश मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और यहाँ शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। एमडीपी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र कार्यकाल मिला जुला रहा है। इसके बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। इस क्षेत्र के 5 बड़े देशों में हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण से यह बात जाहिर हुई कि इन 5 देशों में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल है। इन देशों में हर वर्ग और धर्म के आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। इन देशों के लोग शासन की किसी और प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को वरीयता देते हैं और मानते हैं कि उनके देश के लिए लोकतंत्र ही ठीक है। ये निष्कर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले से माना जाता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। इस लिहाजा से देखें तो दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। आइए हम देखें कि भारत को छोड़कर दक्षिण एशिया के अन्य 4 बड़े देशों में लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है। लोकतंत्र का अनुभव कैसा रहा है। लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता, इनमें से किस एक कथन से सहमत है। दक्षिण एशियाई 28-10-62 लोकतंत्र बेहतर। बांग्लादेश 69, भारत 70, नेपाल 62, पाकिस्तान 37, श्रीलंका 71। कभी कभी तानाशाही बेहतर। बांग्लादेश 6, भारत 9, नेपाल 10, पाकिस्तान 14, श्रीलंका 11। कोई फर्क नहीं पड़ता। 25, 21, 28, 49, 18। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों को संदेह है। आपके देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है। बहुत उपयुक्त, उपयुक्त। दक्षिण एशियाई में 88, बांग्लादेश में 93, श्रीलंका में 92, भारत में 92, पाकिस्तान में 84, नेपाल में 79। 0, 50, 100 के बीच ये आंकड़े हैं। ये दोनों आरेख दक्षिण एशिया के 5 बड़े देशों के 19,000 से अधिक नागरिकों से लिए गए साक्षात्कार पर आधारित है। स्रोत SDSA टीम, स्टेट और डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007 को यह आंकड़ा लिया गया है। SDG 3, SDG 4.6, SDG 4.1, SDG 8.1, SDG 3.2, SDG 3.3, SDG 1.1। देश
जन्म के समय आयु प्रत्याशा वर्ष 2017 में वयस्क साक्षरता दर परसेंट आयु 15 और अधिक 2006 से 16 में विद्यालय नामांकन अनुपात माध्यमिक 2012 से 2017 में जीडीपी 2011 तुलनात्मक क्रय शक्ति डॉलर में 2017 बाल मृत्यु दर प्रति हजार बच्चे 2016 टीबी का फैलाव प्रति लाख जनगणना 2016 $1.9 प्रतिदिन से कम जीने वाले जनसंख्या 2006 से 16 मानव विकास सूची में स्थान विश्व का 72.2 82.1 79 फिर 15,439 29.9 140 विकासशील देश के लिए 70.7 81.1 75 10,119 32.7 164.5 दक्षिण एशियाई देश के लिए 69.3 68.7 71 6,485 37.8 206.3 बांग्लादेश के लिए 72.8 69 3,524 28.8 221.0 14.8 136 भारत 68.8 69.3 75 6,427 34.6 211.0 21.2 130 नेपाल के लिए 70.6 59.6 71 2,433 28.4 154.0 150.0 149 पाकिस्तान के लिए 66.6 57.0 46 5,035 64.2 268.0 6.1 150 श्रीलंका के लिए 75.5 91.2 98 11,659 के लिए 8.0 65.0 और 76 स्रोत यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2018 से लिया गया है। दक्षिण एशियाई का घटनाक्रम 1947 में ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र में रूप में उदय हुआ। 1948 श्रीलंका तत्कालीन सीलोन को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई। 1954 से 55 में पाकिस्तान शीत युद्ध सैन्य गुट सीएटो और सेंटो में शामिल हुआ। सितंबर 1960 के भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किया। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। 1965 में भारत पाक युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत पाक पर्यवेक्षण मिशन। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव रखा। मार्च 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी का उद्घोषणा। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 साल के लिए मैत्री संधि पर दस्तखत किए। दिसंबर 1971 भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। मई 1974 भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 1976 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनैतिक संबंध बहाल हुआ। दिसंबर 1985 दक्षेश के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेश के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1987 भारत श्रीलंका समझौते। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 1990। 1988 मालदीव में भारत के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1988 से 91 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। 1993 में दक्षेश के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेश के देशों को वरीयता देने की संधि सप्ता पर हस्ताक्षर। दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर। मई 1998 भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। दिसंबर 1998 भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जून जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल। फरवरी 2004 12वें दक्षेश सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि सप्ताह पर हस्ताक्षर। 2007 अफगानिस्तान दक्षेश का सदस्य बना। नवंबर 2014 में 18वां दक्षेश सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ।
पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल आयूब खान ने अपने हाथ में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपने पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश का लाया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 में से 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो ने नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना का हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराया है। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। ये चित्र में पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना धर्मगुरु भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा और इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान को भारत के साथ तानातानी रहती है। इसी वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधना तथा लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानव अधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। इसी वजह से भी सेना को अपने प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इन दो देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिससे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। ये चित्र में दिखा सकते हैं। जोड़ घटाव में मैं हमेशा अच्छा रहूं। ये 0 पहले वाले में, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 2 आया है। ये से सुरेंद्र द हिंदू से लिया गया। मुशर्रफ साहब हैं सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ को दोहरी भूमिका की ओर यह कार्टून संकेत करता है। कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान से पढ़ें और कार्टून के संदेश को लिखें। बांग्लादेश में लोकतंत्र 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ की लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिए। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने
न्यायोचित प्रतिनिधि तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान एक और पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी थे जो मिलकर एक हो गए। दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान है जहां लोग एक दूसरे देश में जाना भी आसान नहीं है। एक दूसरे देश में जाना आसान नहीं है। के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इन सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता को आंदोलन के कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथ मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आने आने लगी खड़ी हुई और भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता की। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को, ये चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र है 1987 का, में जनरल इसाद के खिलाफ लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा मारे गए नूर हुसैन की याद में ढाका विश्वविद्यालय में दीवार पर बनी एक चित्रमाला उसके पीठ पर अंकित है। गणतंत्र मुक्त पाक दीवार पर जय बंगला, जय बंगबंधु, वीर ही सच्चे इंसान है और क्रांति ही मुक्ति का इकलौता रास्ता है जैसे नारे लिखे हैं। शाहिदुल आलम ड्रिग से सभागर है। ये चित्र छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और उससे नाटकीय तथा त्रासदायक घटना में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में विजयी रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई और लेफ्टिनेंट जनरल एम इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे चल रहे से बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था तथा फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टी और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत
छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल ने माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों को अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इसी वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। ये खुद करें खुद सीखें बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएं। क्या भारत में गरीब कम करने के लिए ऐसा ही जुगाड़ लगा सकते हैं। अप्रैल 2006 में यह देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए। संघर्ष लोकतंत्र समर्थन शक्ति ने अपने पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया। नेपाल में लोकतंत्र की आमाद और अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर के दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और कुछ ये चित्र में नेपाल तो सचमुच बड़ा रोमांचक जान पड़ता है। काश मैं नेपाल में होती। राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी और न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सीलोन कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी वालों का दबदबा रहा है। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आजाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम लिबर्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल ईलाम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्व हिस्से पर लिबर्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवालों पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की है। ये चित्र में दिखाए गए हैं। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा को लोकतांत्रिक बहाली की रैली काठमांडू 1990 में भाग लेते हुए दिखाया गया है। दूसरी तस्वीर 2006 की है। इसमें भी दुर्गा थापा को दिखाया गया है, लेकिन
इस बार वे लोकतांत्रिक बहाल के दूसरे आंदोलन की सफलता का उत्सव मना रही हैं। चित्र मीन बाजारचार्य से सभागार है। ये और दो चित्र अलग अलग दिखाए गए हैं की है, लेकिन 1987 में भारत सरकार श्रीलंका में तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौते किए तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिरी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। श्रीलंका ने इस संकट का हिंसक चरित्र था। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे। अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिटरटेक को खत्म कर दिया गया। संघर्ष की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि के दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाली विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखी है। भारत पाकिस्तान संघर्ष, आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकल कर और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय ये चित्र में देख सकते हैं। दोनों तरफ टाइगर बैठे हैं और बीच में राज्य बैठा हुआ है। केशव द हिंदू से यह कार्टून शांति वार्ता में श्रीलंका के नेतृत्व के आगे मौजूद दुविधा को दिखाता है। एक ओर शेर के रूप में सिंहली कट्टरपंथी और दूसरी ओर बाघ के रूप में तमिल उग्रवादी हैं। संबंधों के ऐसे दायरे पर नजर डालें जहां संघर्ष हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मामलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी है। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है। विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसलों पर लड़ पड़े। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 तक 1965 के युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्सों हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत और जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के भारत पाक रिश्ते बकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक, ये बकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक। केशव द हिंदू 2004 से 14 के दौरान भारत पाक वार्ताओं पर एक नजरिया। बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तानातानी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ ही दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बच चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है। कश्मीर मसले पर होने वाली बातचीत ऐसी जान पड़ती है मानो भारत और पाकिस्तान के शासक अपनी जायदाद का झगड़ा निपटा रहे हों। कश्मीरी को इसमें कैसे
कश्मीरियों को इसमें कैसे लगता होगा। लेकिन दोनों देशों की सरकार लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छिपी ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवालों पर भी तानातानी हुई है। 1960 तक दोनों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रन में सरकीक्र की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरकीक्र सरकीक्र इलाकों से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों को बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवासी पर ढाका के खंडन, भारतीय विरोधी इस्लामीय कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ते देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका के भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश की प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने और व्यापार में बेईमानी बरतने के भी आरोप हैं। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों के निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान किया। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरत कर सहयोग के दायरे भी को बढ़ाया जाए। क्या ऐसा क्यों है कि हर पड़ोसी देश को भारत से कुछ न कुछ परेशानी है? क्या हमारी विदेशी नीति में कुछ गड़बड़ी है या यह केवल हमारे बड़े होने के कारण है? भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना पासपोर्ट पत्र और वीजा के आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। नेपाल सरकार भारत
विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती। इससे भी भारत नाखुश है। भारत की सुरक्षा एजेंसी नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न प्रांतों में नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है। नेपाल में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पनबिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं। चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है। विभेद के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साजिश, प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पाद और जल प्रबंधन, ग्रिड के मसलों पर एक साथ है। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी है। श्रीलंका और भारत की सरकारों के संबंधों में तनाव इस द्वीप पर जारी जातीय संघर्ष को लेकर है। जब तमिल आबादी राजनीतिक रूप तमिल आबादी राजनीतिक आओ मिलजुल कर करें। चरण कक्षा कक्षा में 8 समूह बनाएं, यानी दक्षिण एशिया में जितने देश हैं उतने समूह या समूह में आप छात्रों को एक अलग अलग संख्या में रख सकते हैं, ताकि दक्षिण एशिया के देशों के आकार को इंगित किया जा सके। प्रत्येक समूह को एक देश का नाम दें। समूह का नाम जिस देश के नाम पर रखें, उस समूह को उक्त देश के कुछ तथ्यों की जानकारी दें। इसमें कुछ बुनियादी सूचनाएं भी हो और दक्षिण एशिया के शेष देशों के साथ इस देश के मतभेद वाले मुद्दे विवादों की संक्षिप्त चर्चा हो। इस अध्याय में जो मुद्दे बताए गए हैं उन्हें भी रखा जा सकता है। आप चाहें तो कोई और प्रासंगिक मुद्दा ले सकते हैं जिसकी चर्चा इस अध्याय में नहीं की गई है। छात्रों से कहें कि वे अपनी पसंद की कोई मुद्दा चुन लें। विवाद का यह मुद्दा द्विपक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय भी। मुद्दा भारत केंद्रित ये होगा, इसका कारण स्पष्ट है। प्रत्येक समूह से कहें कि उनके देशों की सरकार ने अतीत में विवादों के समाधान के लिए जो कदम उठाए हैं उसकी खोजबीन करें। छात्र यह भी बताएं कि विवाद के समाधान के प्रयास क्यों असफल हुए। प्रत्येक समूह के छात्र अपने देश की नुमाइंदगी करें और दूसरे समूह के साथ अपने निष्कर्ष को मिलाएं। अध्यापक के लिए समान मसलों, विवादों और देशों को एक साथ रखें। मामला द्विपक्षीय हो तो 2 समूह होंगे, अगर मामले बहुपक्षीय हैं तो ज्यादा समूह बनेंगे। द्विपक्षीय मामलों के उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मामला या भारत और बांग्लादेश के बीच अप्रवासी का मामला। बहुपक्षीय मामले का उदाहरण है आतंकवाद या मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने से जुड़े मुद्दे। समूह को एक तय सीमा में समाधान के प्रस्तावों पर बातचीत करनी है। अध्यापक इस बात के परिणाम को लिख ले। ध्यान रहे बात पर रहे कि सहमति किसी बिंदु पर बनी और असहमति किस बिंदु पर बनी। दक्षिण एशिया के देशों में मौजूद स्थिति से बातचीत के इन परिणामों को मिलान करें। प्रदत्त तथ्यों के आधार पर किस राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत में जो कठिनाई आई हो उसकी चर्चा करें। शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए एक दूसरे के हितों से तालमेल बैठाना जरूरी है। इस मसले पर चर्चा करके इस अभ्यास को समाप्त करें। के नाखुश हो और उसे मारा जा रहा हो तो ऐसे में भारतीय नेताओं और जनता का तटस्थ बने रहना असंभव लगता है। 1987 के सैन्य हस्तक्षेप के बाद से भारतीय सरकार श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति पर अमल कर रही है। भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए। श्रीलंका में सुनामी से हुई तबाही के बाद से के पुनर्निर्माण कार्यों में भारतीय मदद से भी दोनों देशों एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया भगाया। भूटान के इस
कदम से भारत को बड़ी मदद मिली। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है। इसी हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौंदर्यपूर्ण है, गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिक ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटक और मत्स्य उद्योग में भी मदद की है। आपने ध्यान दिया होगा कि दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा भेजा बेजा फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। छोटी देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। दक्षिण एशिया के सारे झगड़े सिर्फ भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच ही नहीं है, बल्कि नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश, म्यांमार के बीच जातीय मूल के नेपालियों के भूटान अप्रवास तथा रोहिंग्या लोगों के म्यांमार में अप्रवास के मसले पर मतभेद रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल के बीच हिमालय नदियों के जल की हिस्सेदारी को लेकर खटपट है। यह बात सही है कि इस इलाके के सबसे बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच है। इसका एक कारण दक्षिण एशिया का भूगोल भी है, जहां भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत के सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। शांति और सहयोग, क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं या ये देश एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी। दक्षिण साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC सार्क दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों पर आपस में सहयोग करने की दिशा को उठाया गया बड़ा कदम है। इसका शुरुआत 1985 में हुई विभेद मौजूदगी के कारण दक्षिण को ज्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षिण के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता साफ्ट पर दस्तखत किए। इससे पूरे दक्षिण एशियाई के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने का वायदा है। यह दक्षिण एशिया के सिर्फ देश अपने सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार का सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते सप्टा के पीछे यह भावना कम कर रही है। इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी होगा। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि सप्टा को वोट कर लेकर भारत और उनके बाजारों में सेंध कर मारना चाहता है। और अगर अमेरिका के बारे में लिखे गए अध्याय को अमेरिका व आश्चर्य का शीर्षक दिया गया तो इस अध्याय को भारतीय व आश्चर्य क्यों नहीं कहा गया? ये चित्र में दिखाए गए हैं। चेयर लगी है चारों तरफ से। यह कार्टून क्षेत्रीय सहयोग की प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्या बताता है? सुंदर द हिंदू से लिया गया यह चित्र है। जनाब हूँ कारोबार, कॉमर्स, इकोनॉमी, आप भारत की केवल बुनियादी मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? चाइना केशव द हिंदू। दूसरे ऑनलाइन अंपायर को तय करना है कि गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान के। पाकिस्तान ट्रिब्यूनल।
भारत और पाकिस्तान के लिए गए दो कार्टून इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले दो बाहरी खिलाड़ियों की भूमिका की व्याख्या करते हैं। ये बाहरी खिलाड़ी कौन हैं? क्या आपको इन दोनों की दृष्टिकोण में कुछ समानता दिखाई देती है? लगता है कि हर संगठन व्यापार के लिए ही बनता है। क्या व्यापार लोगों की आपसी मेलजोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपसी मेलजोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक उद्यमी तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि सप्ताह से इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। भारत में कुछ लोगों का मानना है कि सप्ताह के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने के वाले झगड़ों और हिंसा की एक कहानी जान पड़ते हैं, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं। दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और महत्वपूर्ण हस्तियों दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई है। दोनों देश के नेता एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और दोनों देशों के बीच मौजूद बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन में भेंट करते हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोनों देशों के पंजाब वाले हिस्से के बीच कई बस मार्ग खुले हैं। अब वीजा आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे, उसे पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर हैं। चीन के रणनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ और यह भारत चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। विकास की जरूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश की ये दो बड़े देश ज्यादा नजदीक आए हैं। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियां अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई है। अमेरिका में दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। फिर इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है। इस कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हुए हैं। बहरहाल दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा, अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिससे सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं। यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है।